नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो ये 3-4 चीजें जो हैं वो आप कीजिएगा। दिस विल हेल्प दिस सीरीज ए लॉट। चलिए, आज की जो हमारी डिस्कशन है, कौन कौन सी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट मी गिव यू ए ब्रीफ अबाउट इट। राइट, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हायर एजुकेशन इन आवर कंट्री। एक क्यूएस रैंकिंग्स बाहर आया है, तो इसमें हमारी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। एक बहुत ही हॉट बर्निंग टॉपिक है यूएसए, ईरान, इजराइल वाली जो सिचुएशन है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइस प्रोडक्शन। खेतीबाड़ी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, नॉट जस्ट खेतीबाड़ी, इकोनॉमी के साथ भी जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिव यूथनीजिया। राइट, यूथनीजिया का मतलब आपको शायद पता होगा कि अगर कोई बहुत बीमार है और वो चाहे कि भाई अब मैं कभी भी वापस खड़ा नहीं हो पाऊंगा, आई विल बी इन अ वेजिटेटिव स्टेट, तो फिर उनको मेडिकली उनको मृत्यु को स्वीकारने का एक ऑप्शन दिया जाए, तो इसको यूथनीजिया कहते हैं। राइट, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईगो वर्सेस वेलफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जिनका ईगो इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू उनके लोगों का हित। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए इससे ही शुरुआत करते हैं। हाउ डज द परस्यूट ऑफ नेशनलिज्म एंड प्राइड इम्पैक्ट द वेलफेयर ऑफ सिटीजंस? डिस्कस विथ एग्जांपल्स। जीएस पेपर 2, इसमें गवर्नेंस, लीडरशिप, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। Warm cynicism about governments often overlooks the distinction between regime interests and people's welfare. कई बार क्या होता है कि कई देशों में ये चीज हमें देखने को मिलती है कि जो रेजीम है, जो सत्ता है, जो व्यक्ति या फिर जो ग्रुप पावर में है, वो अपना पावर अपने पास रखने के लिए अपनी कुर्सी ना चली जाए, इसके लिए वो सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन ये जो उनकी एक्शंस होती हैं, ये जो उनकी विचारधारा होती है, इसमें लोगों का जो हित होता है वो बैक बेंच में चला जाता है। यानी कि उनके लिए सिटीजन जो होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो वेलफेयर है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी सत्ता उनके पास रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल मुनीर हैं, वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात करते थे। राइट, उन्होंने एक स्पीच भी दी थी, ये पहलगाम अटैक हुआ उससे पहले। क्या पाकिस्तान में, चलो वो भारत के बारे में बात कर रहे थे, हम सब जानते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपके आर्मी का जो चीफ है वो ये हिंदू मुसलमान की बातें कर रहा है। क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते हैं? क्या पाकिस्तान में सिख नहीं रहते हैं? क्या पाकिस्तान में क्रिश्चियंस नहीं रहते हैं? तो आपकी जो आर्मी है उसका चीफ इस प्रकार की विचारधारा रखता है, तो और सत्ता उसके पास में है, तो व्हाट ही इज डूइंग, वो लोगों के वेलफेयर में, अपने ही देश के सिटीजन, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, वो उसके बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपनी रेजिम के इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा सोच रहा है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ऐसी ही बात जो है वो हम ईरान की लीडरशिप के बारे में भी कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं उनके, कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है, मिलिट्री पावर जो है, तो ये सारी चीजें उनके प्राइड के साथ जुड़ी हुई बात है। लेकिन इस प्राइड के चक्कर में पिछले लगभग 46 ईयर्स से अगर आप देखेंगे तो ईरान के लोगों का जो, व्हेन आई से 46 ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 1979 का जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, तब से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे लगभग 50 साल हो चुके हैं। तो ये 50 सालों में ये जो रेजीम्स हैं, उन्होंने लोगों के हित, पीस, प्रॉस्पेरिटी या फिर ईरान को एक नॉर्मल देश बनाया जाए, इस पर फोकस नहीं किया। लेकिन जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, जो सच्चे अच्छे लीडर्स होते हैं, वो लोगों के हित के बारे में हमेशा सोचते हैं, लोगों के हित को लेकर चीज़ों पर काम करते हैं, भले ही इन चीज़ों में या फिर ऐसी चीज़ें करने से उनकी रेजिम या उनकी सत्ता चली जाए, तो भी ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की बात करें
1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय पर भारत की जो सरकार है उसके पास ये ऑप्शन था कि हम हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट को नफरत करें। लेकिन क्या हमने ऐसा किया? नहीं। हमने क्या चीज़ की? हमने यूके के साथ अच्छे रिलेशंस रखे। हमने पिछली सारी बातों को भूलने का एक साहस दिखाया कि चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं, अब हम एक नई दुनिया, एक नई जो कहते हैं ना कि एक नए नए डायमेंशन में कदम रख रहे हैं। तो लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट्स वर्क विद द वर्ल्ड। ये चीज़ हमारी सरकार ने की, हमारे देश ने की। एक बहुत अच्छी बात है। उस समय की जो हमारी लीडरशिप थी उन्होंने ये चीज़ प्रूव की है। बहुत सारे शायद डिसीजंस गलत लिए गए हों। पटेल साहब ने, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने शायद ये बात भी बताई थी कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए, उन्होंने यानी कि जो उस समय की जो सरकार थी, चाहे वो आप नेहरू साहब कह लीजिए, राइट, ये भले ही कश्मीर वाला इश्यू है, उसमें बहुत सारे इश्यूज आज भी हैं, लेकिन पटेल साहब ने ही ये कहा था कि समय के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। हो सकता है 50 सालों के बाद ये डिसीजंस जो आज हमने लिए हैं उनके बारे में ये कहा जाए कि ये आपके डिसीजंस बराबर नहीं थे, लेकिन आज की जो हमारी सिचुएशन है उस हिसाब से इसी प्रकार के डिसीजंस जो हैं वो हम ले सकते हैं, और वो लिए हैं। दे गिव देयर बेस्ट, दैट्स व्हाट वी कैन से। फ्रांस के अगर आप देखेंगे, एक लीडर थे जिनका नाम था चार्ल्स, लेट मी राइट डाउन हियर, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। आप अगर आपको ये नाम याद रखने में या फिर मैटर को और डीप में जानना है तो मेक श्योर आप थोड़ा गूगल करके इनकी तस्वीरें और चीज़ों को देख लीजिएगा। राइट, 1962 में, आई थिंक 1958 में उन्होंने ही कहा था, चार्ल्स डे गुले ने कहा था कि ये जो अल्जीरिया नाम का देश है इसको हम स्वतंत्रता नहीं देंगे, इट वॉज कंट्रोल्ड बाय फ्रांस, ऐसा कुछ उनका इतिहास था। लेकिन 62 में चार्ल्स को पता चला कि देखिए अल्जीरिया को अपने पास रखने से प्रॉब्लम ही होने वाले हैं, फ्रांस में प्रॉब्लम होंगे, अल्जीरिया के लोगों को प्रॉब्लम होंगे, तो लेट्स अल्जीरिया जो है उसको फ्रांस के हित को ध्यान में रखते हुए, फ्रांस के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अल्जीरिया को हम स्वतंत्र कर देते हैं। तो ये डिसीजन लिया, इसकी वजह से उनकी रेजिम को तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने फ्रांस के लोगों के बारे में सोचा। साउथ अफ्रीका के आप देखेंगे FW डे क्लेर्क, साउथ अफ्रीका, उन्होंने एपर्थाइड सिस्टम जो है उनको खत्म किया। उनकी सत्ता चली गई 1994 में, आप देखेंगे उन्होंने ही मीन्स डेमोक्रेसी जो है उसकी शुरुआत करवाई, उन्होंने ही नेल्सन मंडेला साहब को जेल में से निकाला, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों के और साउथ अफ्रीका देश के हित के बारे में सोचा। USSR के अगर आप देखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव को देखेंगे, USSR, देन यू विल फाइंड दिस थिंग, उन्होंने सोचा कि ये कोल्ड वॉर की जो हॉस्टिलिटी है उसको छोड़कर USSR को रिफॉर्म्स की तरफ वो आगे लेकर गए। तो उन्होंने, ऐसे कुछ ग्रेट लीडर्स ने कुछ अच्छे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से ये देश जो है, उनके लोग जो है वो आगे बढ़ पाए। हिस्ट्री ऑफर्स लेसन्स फ्रॉम लीडर्स हु चोज पीस एंड डेवलपमेंट ओवर कन्फ्रंटेशन। चाइना के भी अगर आप देखेंगे, राइट, डेन जियोपिंग, तो उनके पास भी ये ऑप्शन था कि वो माओविज्म को और ज्यादा बड़ा करते, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया कि भाई चाइना को हम ग्लोबली एंगेज करते, चाइना को दूसरे देशों के साथ एंगेज होने की जरूरत है। इसी के साथ इजिप्ट के अगर आप देखेंगे, इजिप्ट के अनवर सदात, तो उन्होंने भी इजराइल के साथ 1977 में पीस किया। इजराइल के अगर आप देखें, इजराइल के एक लीडर थे इज़ाक राबिन, उन्होंने ओस्लो एकॉर्ड किया था यासिर अराफात के साथ 1993 में। ये सदात साहब जो है ना इजिप्ट के,
उनकी भी हत्या हो गई और ये राबिन जो है उनकी भी हत्या हो गई। उसके बावजूद मीन्स उन्होंने जो अपने समय काल में जो डिसीजन लिया, ये यासिर अराफात साहब के साथ जो ये राबिन साहब ने जो एकॉर्ड किया था 1993 में, आई थिंक उनको जॉइंट में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ऐसा कुछ था। तो ये कुछ ऐसे लीडर्स हैं, दे आर लाइक गाइडिंग लाइट, कि अपने देश के लोगों के लॉन्ग टर्म हित के बारे में सोचिए। कुछ ऐसे फेल्ड लीडर्स भी हैं, आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ लियोपोल्डो गाल्तिएरी, अर्जेंटीना, फाल्कलैंड्स वॉर 1982 में, फिर इजिप्ट के ही गमाल अब्देल नासिर 1967 का जो 6 दिनों का युद्ध हुआ, 6 डे वॉर इजराइल के साथ, तो उसमें यह गमाल अब्देल नासिर ने अपनी रेजिम के बारे में सोचा, लोगों के बारे में नहीं। और क्या हुआ, यह युद्ध हुआ। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के देखेंगे तो उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की, कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन भी ऐसा उन्होंने अपने समय काल में किया। आई वुड से ट्रंप साहब भी जो चीज़ें कर रहे हैं उससे बहुत सारे देश नाराज़ हैं। क्या यूएसए का हित हो रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ और इन सारी चीज़ों पर अब बैन लगा रहे हैं। और दूसरी HIV के बारे में हमने बात की थी। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। ये ईरान के साथ जो एक तरफ डिस्कशन चल रही थी, दूसरी तरफ उन पर बॉम्बिंग हो गई। सेम थिंग गोज विद बेंजामिन नेतन्याहू एंड देयर आर अदर लीडर्स एज वेल। अब अगर हम ईरान की बात करें तो क्या ईरान को जेन्युइनली न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत है या फिर ईरान को सैंक्शंस हटाने की ज़रूरत है? ईरान को सैंक्शंस हटाने की ज़रूरत है। पीस डिप्लोमेसी के माध्यम से ये चीज़ हो सकती है, लेकिन जब तक आप बॉम्ब पकड़ कर बैठोगे, जब तक आपको बॉम्ब चाहिए, आपको और ज़्यादा मिलिटराइजेशन चाहिए, तब तक कन्फ्रंटेशन होता ही रहेगा। लीडरशिप लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स ओवर नेशनलिस्ट प्राइड। Sadat and Rabin exemplify leaders who sacrificed personal safety for peace। तो ये चीज़ जो है, ये खामेनी रेजिम जो है उनको भी समझने की ज़रूरत है कि ये कुछ ऐसी एक लंबे समय से ये इश्यू चल रहा है, राइट, समवेयर अराउंड 46 ईयर्स। 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ये खामेनी रेजिम जो है तो उनके पास ये सारी सत्ता आई, जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके पास सत्ता आई है। और उसके बाद से लगभग यूएसए के साथ तो इनका इश्यू है ही, लेकिन बहुत सारे देशों के साथ इनके ये इश्यूज रखे हैं बिकॉज दे वेर ट्राइंग टू बिल्ड दिस न्यूक्लियर बॉम्ब्स। आई एम नॉट सेइंग कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो सारे के सारे लीडर्स जो है दे आर वेरी वेरी एथिकल, उन्होंने भी बहुत सारी गलत चीज़ें की है, लेकिन दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन कंट्री। हम यहाँ पर इजराइल या फिर ईरान बुरा है या फिर ये ऐसा नहीं है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गुड लीडर्स एंड बैड लीडर्स, या फिर फेल्ड लीडर्स एंड गुड लीडर्स। सो पीस, प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें ही आज के समय में काम करेगी। एंड एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिसाइसली अगर बात करें तो PM मोदी साहब की जो पहली मुलाकात हुई थी रशिया के व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ, आफ्टर दिस यूक्रेन रशिया वॉर के बाद उनकी जो पहली मुलाकात हुई उनके साथ, उस समय पर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने व्लादिमीर पुतिन साहब को क्या कहा था कि दिस एरा इज़ नॉट ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय ही नहीं है, ये वॉर का एरा ही नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया, तो वी वर नॉट ब्लड थर्स्टी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये POK जो है वो वापस ना मिले तब तक हमें फाइट करने की ज़रूरत थी एक्सेट्रा। अभी भाई ये जो पेट्रोल की प्राइस समवेयर अराउंड 100 रुपीज़ हैं, अगर ये 200 रुपीज़ पर लीटर हो जाती तो आप ही पहले होते जो सरकार को गालियाँ देते। अगर दूध की कीमत लेट्स से 200 रुपये पर लीटर हो जाती बिकॉज ऑफ दिस वॉर, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते कि भाई इस सरकार को हटाओ। तो युद्ध ऐसा ही नहीं होता है, इट्स नॉट समथिंग सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। लोग इसमें पिस जाते हैं, कितने परिवार उजड़ जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो आज का जो समय है ना, ये युद्ध का समय है ही नहीं। ये बात जब तक ये सारे प्लेयर्स नहीं समझेंगे तब तक उनके जो लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली इसका शिकार बनते रहेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट एजुकेशन। व्हाट आर द चैलेंजेस इन एंश्योरिंग क्वालिटी इन प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? एनालाइज। GS पेपर 2-3 के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है, राइट, 2+3 दोनों जनरल स्टडीज।
एजुकेशन पॉलिसी, गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अच्छी बात यह है कि जो क्यूएस रैंकिंग्स हैं इसमें हमारे देश के हायर एजुकेशन सेक्टर जो हैं उनका नाम हमें देखने को मिल रहा है, और इस साल तो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। 54 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्यूएस रैंकिंग्स में ऐड हुए हैं या फिर रैंकिंग का पार्ट बने हैं, और इसमें 8 तो नए एंट्रेंट्स हैं। किसी भी देश के एक साथ 8 नए इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको क्यूएस रैंकिंग में ऐड नहीं किया गया। तो अपने आप में ये हाईएस्ट अमंग ऑल कंट्रीज हैं, ये भी जो 8 न्यू एंट्रेंट्स हैं। और इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैव प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ दिनों पहले आपको याद है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, क्या क्या खामियां हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर ड्राइविंग इंडियाज हायर एजुकेशन ग्रोथ, लेकिन इसमें जो क्वालिटी है ये कंसर्न है। ग्रोथ की अगर हम बात करें, एडमिशन्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें, कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बन रहे हैं, तो पिछले एक दशक के अंदर 497%, आप समझ लीजिए 500% जितना ग्रोथ हुआ है पिछले एक दशक में। 2011 से लेकर 2022 के बीच की ये बात है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी जो है वो मैचअप नहीं कर पा रही है। तो ये एक थोड़ा इश्यू है। टॉप टीयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर डूइंग वेरी गुड, लाइक फॉर एग्जांपल आईआईटीज एंड स्टफ, लेकिन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आज भी बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनको हमने देखा था। फॉर एग्जांपल फैकल्टी की शॉर्टेज है आपके वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टॉप क्लास नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडिंग की कमी है, ये सारी चीजें आज भी हमें एसपीयूज में देखने को मिल रही है। सरकार ने 2024 के कंपैरिजन में 2024-25 में लगभग 47,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो दिए थे। इसको इंक्रीज करके 2025-26 में सरकार ने इसको 50,000 करोड़ रुपीस कर दिया है, तो विच इज अ गुड थिंग। लेकिन जितने लोग हमारे यहाँ पर हैं, जितने नए स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, हम हमारी जीडीपी का समवेयर अराउंड 3% जितना जो है वो एजुकेशन सेक्टर में दे रहे हैं, राइट, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल 3% इज नॉट इनफ। अभी भी बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 है, तो इसको क्लैरिटी से और कंसिस्टेंसी से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको सपोर्ट करके उसमें जो भी सिस्टमिक चैलेंजेस हैं, जैसे हमने अभी कुछ देखे, तो ये चेंजेस करने की ज़रूरत है। कुछ टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू फॉर रिफॉर्म्स, एंड इंडस्ट्री के साथ लिंकेज। मैंने जर्मनी वाला एग्जांपल भी आपको दिया था कुछ दिनों पहले। सो ग्रोथ हो रहा है क्वांटिटेटिव, दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन उसको क्वालिटी के साथ भी मैच करना पड़ेगा, तब जाकर जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ हमें चाहिए, जो एक डेवलपमेंट हमें चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों सस्टेनेबल, और वो एजुकेशन से हो सकता है। तो ये चीज़ जब तक एजुकेशन सेक्टर में चेंज नहीं होगी तब तक देश में चेंज नहीं होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट हाउ डिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कंट्रीब्यूट टू इंडियाज राइस प्रोडक्शन सक्सेस। डिस्कस जनरल स्टडीज पेपर 3, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। लेटेस्ट आंकड़ा ये कहता है कि भारत जो है उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है व्हेन इट कम्स टू राइस प्रोडक्शन। वी हैव बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर विथ एन एस्टिमेटेड 149 मिलियन टन्स प्रोडक्शन ऑफ राइस दिस ईयर। अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और अभी सरकार के पास 59.5 मिलियन टन बफर स्टॉक, मीन्स स्टॉक में बफर स्टॉक होना चाहिए 13 मिलियन टन्स, उसके कंपैरिजन में हमारे पास लगभग 60 मिलियन टन राइस हैं। तो फूड की अब कोई कमी नहीं है। एक वक्त था 1960 से पहले जब हमें खाने पीने की चीज़ें यूएसए से मिलती थी, आज हम एक अलग पोजीशन पर हैं। तो राइस रेवोल्यूशन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमारी पॉपुलेशन भी उतनी बड़ी है। और दूसरी चीज़, ये जो अचीवमेंट हमने अचीव किया है, ये जो चीज़ें हमने अचीव की हैं, हमारे देश में ज़्यादातर जो किसान हैं ये छोटे किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म, मार्जिनल लैंड होल्डर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो टेक्नोलॉजी, एमएसपी और ये टेक्नोलॉजी को किसान अडॉप्ट कर, ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से ये सक्सेस हमें देखने को मिला है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ तो उसमें फिलीपाइंस में जो डेवलप की गई थी राइस की वैरायटी IR8, उसको फिर यहाँ पर हमने
जया और रत्न के नाम पर यहाँ पर ये इवॉल्व हुए, इसके कुछ ट्रेड्स, और इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन में राइस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ। और राइस प्रोडक्टिविटी जो है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से और एक्सपांडेड कल्टीवेटेड एरियाज की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, राइट। ये अब जो राइस की वैरायटीज़ आ रही हैं दे आर वेरी गुड, और इसमें भी रिसर्च जो है वो कंटिन्यूएशन पर होती है। इसी के साथ साथ जो कल्टीवेशन का एरिया है वो भी काफ़ी एक्सपांड हुआ है। बट द प्रॉब्लम विथ राइस इज, ये सारी चीज़ें तो अच्छी, ये पॉजिटिव चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। 1 किलो राइस पैदा करने के लिए वी आर यूजिंग, लेटेस्ट आंकड़ा है 15,000 लीटर ऑफ वाटर। 15,000 लीटर, ये आप समझ लीजिए कि जो टोटल इरिगेशन का, खेती बाड़ी के लिए जो पानी चाहिए ना, तो उसका लगभग 50% जितना पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम चावल को पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। इससे जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोफाइल है वो बिगड़ जाती है, और इसी के साथ साथ आप इतना ज़्यादा जब पानी यूज़ करते हैं ना, तो कार्बन एमिशन जो होता है, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। खेतीबाड़ी में जब आप एक्सेसिव वाटर यूज़ करते हैं तो ये राइस प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे डायरेक्ट सीडिंग की टेक्नोलॉजी है, फिर अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग सिस्टम है। उसमें आप, जैसे आपने देखे होंगे राइट, ये चावल के जो खेत होते हैं तो उसको पानी में डुबो कर रखा जाता है, ऐसा नहीं। अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग सिस्टम जो होती है उसमें क्या है कि आप जो मिट्टी है उसको मॉइस्ट रखेंगे, वो गीली होगी लेकिन पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं होगा आपका ये चावल, उसका प्लांट। तो ये एक चीज़ है, राइट। फ्लडिंग नहीं की जाएगी, और ये खास करके डायरेक्ट सीडिंग में भी ये होता है। अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग सिस्टम में ये होता है कि आप थोड़ा उसको वेट रखेंगे, फिर ड्राई होने देंगे, फिर वेट होने देंगे, फिर ड्राई, जो ना फ्लड ड्राई, ये साइकिल जो है वो रिपीट की जाती है। और ऐसी चीज़ों से, सिर्फ ये 2 चीज़ें अगर हम करें तो जो पानी हम यूज़ करते हैं ना, तो उसको 30 से लेकर 60% जितना पानी का इस्तेमाल कम हो सकता है, तो एमिशन भी कम होगा। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। एफिशिएंट फार्मिंग मेथड्स जो हैं इसका और ज़्यादा वाइडर एडॉप्टेशन हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एनवायरनमेंट की हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ भारत में जो राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं, इनका फोकस अभी हायर यील्ड्स, बेटर क्वालिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस पर है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अचीव भी की हैं, लेकिन जो पर हेक्टर जो टनेज होता है कि 1 हेक्टर ज़मीन में से आप कितना टन निकालते हैं, तो इट शुड बी, ग्लोबल एवरेज जो है इट इज़ समवेयर अराउंड 4.7 टन, और हमारे यहाँ पर कुछ 4.23 तक कहीं जगह पर हम पहुँचते हैं, राइट। तो ये थोड़ा इम्प्रूव करें। कुछ पंजाब हरियाणा जैसे वहाँ पर जो यील्ड है वो थोड़ी हाई है, 5-6 टन पर हेक्टर है, बट यू विल फाइंड वहाँ पर फिर पानी का भी उतना ज़्यादा इस्तेमाल वो प्रॉपर नहीं है। तो सस्टेनेबल तरीके से इफ़ यू आर अचीविंग लेट्स से 5 टन per hectare, so that is good thing. That should be our target. India must address sustainability challenges to maintain its position as top rice producer and exporter. Balancing productivity with environmental sustainability is the key in this area. Moving on to next topic, this one is about how does the strike on Iran's nuclear facilities impact global security. Discuss General Studies Paper 2, International Relations, Conflict Resolution and सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। ट्रंप साहब ने यह दावा किया है कि ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्लांट है या फिर उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उनको ओब्लिटरेट का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर ख़ास करके जो फोर्डो हैं, ये जगहों के नाम है, फोर्डो, इस्फहान, हमने मैप में भी इनको देखा था। आई एम श्योर रोज़ आपको मैप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। रेगुलर बेसिस पर फॉलो करेंगे तो आपको पता होगा कि कब मैप दिखाया गया था। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि कंप्लीटली ओब्लिटरेट कर दी गई है, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगी, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। ईरान जो है मीन्स अभी हमने देखा ना कि इट्स नॉट गोइंग टू सरेंडर, रेजिम जो है वो सरेंडर नहीं करेगी। तो चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट हो सकती हैं वेस्ट एशिया, और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो सकती है।
Iran's isolation and resilience make it unlikely to back down despite military strikes. 46 years से, लगभग 50 सालों से ईरान वर्सेस यूएसए जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अब ईरान ने यह भी कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हैं इसको बंद कर देंगे। दुनिया का लगभग 20% जितना ऑयल जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है, तो एनर्जी की प्राइसेस और ज़्यादा स्पाइक होगी, तो इससे पूरी दुनिया जो है वो इनडायरेक्टली इस युद्ध का पार्ट बन जाएगी, इसकी इम्पैक्ट का पार्ट बन जाएगी। और शायद ईरान ये चाहता है कि दुनिया जो है वो यूएसए इजराइल पर प्रेशर क्रिएट करे कि आप ये युद्ध जो है वो बंद कर दो। दूसरी तरफ यूएसए की जो एक्शंस हैं, जो ग्लोबल ट्रीटीज हैं, फॉर एग्जांपल एनपीटी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ एंगेजमेंट है, ये सारी चीजों को उन्होंने इग्नोर करते हुए इस प्रकार की एक्शन ली है। जैसे भारत जैसा देश जो है हमारा, अगर हम कोई ऐसे स्टेप्स उठाते हैं तो कैसे हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि सी दिस आर द थिंग्स वी डिड, कैसे हमने डेलीगेशन भेजा। यूएस ऐसा कुछ नहीं करेगा। इट्स लाइक कि भाई हमें जो ठीक लगा वो हम कर रहे हैं। इस प्रकार का एटीट्यूड जो है ना, ये ग्लोबल लेवल पर काम नहीं करेगा। एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारी चीजें जो है। यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है यहाँ पर, क्यों यूएसए को रोका नहीं गया? बहुत सारे ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं। आप परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, तो आप जो भी आपको ठीक लगेगा वो करेंगे। सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि यहाँ पर आपने सॉवरेनिटी का वायलेंस किया है। पिछले कुछ 10-12 दिनों के अंदर 2 बार सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि भाई आपने ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन किया है। वरना सऊदी अरेबिया और ईरान, वैसे अभी मीटिंग हो रही है उनके बीच में, लेकिन एक जानी दुश्मन थे ये भी। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर यूएई और दूसरे देश जो है दे आर नॉट हैप्पी विद दिस सिनारियो। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये यूएस ईरान का जो डायनामिक्स है, और दूसरी तरफ जो ट्रंप साहब ने आई लव पाकिस्तान वाला स्टेटमेंट दिया था ना, तो वी हैव टू कीप आवर आइज एंड ईयर्स ओपन। मिलिट्री स्ट्राइक से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, डिप्लोमेसी से ही चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। Moving on to next topic. This one is about euthanasia, how the UK's assisted dying bill impacted the debate on end of life care policies. Discuss ethics, GS paper 4. GS paper 2 में सोशल जस्टिस, हेल्थ पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। यूके का जो यूके यूनाइटेड किंगडम जो है, तो उन्होंने एक बिल जो है, राइट, ये बिल असिस्टेड डाइंग बिल इसको कहते हैं। और ये जो बिल है इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड में से इसको अभी पास होना है, लेकिन एक कन्वर्सेशन की शुरुआत हुई है। 2029 तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, वरना फिर ये लैप्स हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ की पार्लियामेंट की टेक्निकल चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन दिस इज ए सॉर्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया, यूथनेशिया का मतलब ये होता है कि अगर कोई लेट्स से कोमा में है या फिर टर्मिनली इल है, अब वो खड़ा नहीं हो सकता वो पेशेंट, राइट। अब मीन्स डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि भाई अब इनका कुछ नहीं हो सकता, कोई इनको नहीं बचा सकता, अब ये ऐसे ही रहेंगे। जितने टाइम तक आप ये वेंटिलेटर और चीज़ें ऑन रखोगे तब तक ये जीवित रहेंगे, वरना फिर जान नहीं है, शरीर बस जो है दिमाग चल रहा है, हार्ट चल रहा है, ये सिचुएशन है। ये कभी खड़े नहीं होंगे, बैक टू नॉर्मल नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशन में एक्टिव यूथनेशिया में ये रहता है कि यूथनेशिया का मतलब ये है कि आप फिर ये डिसीजन ले सकते हैं कि इनको अब इनका जो जीवन है उसका अंत किया जाए। कुछ ऐसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, अब उनसे दर्द सहा नहीं जा रहा है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द पेन एनी मोर। सरकार जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सारी कोशिश कर ली, आपको मॉर्फिन दी जा रही है और पेन सहा नहीं जा रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप और 1 साल के लिए परेशान हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अगर यूथनेशिया है तो वहाँ पर वो एक्टिव यूथनेशिया में क्या होगा कि वो पेशेंट कहेगा कि भाई मुझे अब जीना नहीं है, तो वो आप मुझे इंजेक्शन दे दीजिए, मुझे जीना नहीं है, आई वॉन्ट टू डाई पीसफुली। इस चीज़ को कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि दिस इज जस्ट अ गुड थिंग। इसकी एक गुड साइड है तो दूसरी चीज़ ये भी है,
कई बार क्या होता है कि फियर ऑफ कोर्जन रहता है कि भाई एल्डर लोग हैं, डिसेबल्ड हैं, तो उनको क्या, भाई आप ये ले लो ऑप्शन, आप चले जाओ। कुछ ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स को एक्सप्लॉइट भी किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही, इट्स नॉट इजी टू टेक डिसीजन ऑन दिस थिंग कि आपको एक्टिव यूथनेशिया दी जाए या फिर इसका ऑप्शन अवेलेबल हो। हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम जो है, तो इसमें कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है एक्टिव यूथनेशिया को लेकर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कई बार जो टर्मिनली इल पेशेंट हैं, तो उनको अपने हाल पर, वो पूरे परिवार को ऐसे ही अपने हाल पर छोड़ा जा सकता, क्योंकि कोई ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या किया जाए इसमें। हमारे यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि भाई आप इनको अब घर ले जाओ और आप उनकी सेवा करो। दैट मीन्स के बहुत कम समय बचा है, एंड ये नेचुरली मीन्स वो सारी चीज़ें उनको जब मेडिकल असिस्टेंट नहीं मिलेगा, मीन्स देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो नहीं मिलेगा, तो फिर वो दैट पर्सन विल पास अवे। तो ये जो यूके का असिस्टेड डाइंग बिल है, इट हाईलाइट्स द नीड फॉर ए होलिस्टिक अप्रोच टू फॉर एंड ऑफ लाइफ केयर इंक्लूडिंग पेलिएटिव केयर। पेलिएटिव केयर में यही है कि भाई आप ऐसी चीज़ें जिससे फिर लाइफ आपकी ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर क्या इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, कैसे इस पर डिबेट, डिस्कशन और ये सारी चीज़ों के माध्यम से क्या इसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि जो जेन्युइनली पेन में है, जो इनको जेन्युइनली अब गुड बाय के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि दिस इज द टाइम व्हेन वन पर्सन कैन गो हेड विथ यूथनेशिया। तो ये अभी बहुत ग्रे एरिया इसके हैं, लेकिन इस पर डिस्कशन, डिबेट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, लोग होते हैं जो, एंड नॉट जस्ट दैट पेशेंट, उनके साथ साथ उनके परिवार के जन जो हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, एज वी कैन इमेजिन। तो सो बैलेंसिंग दिस पेशेंट ऑटोनॉमी विथ रोबस्ट सेफगार्ड टू प्रिवेंट अब्यूज़, ये चीज़ें जो हैं, ये इसका एक राइट सॉल्यूशन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।